10 वर्ष का जो कार्यकाल बीजेपी का रहा उससे लोग उब चुके हैं। अब उनको कांग्रेस की याद आ रही है और बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस यहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी। पिछले 9 महीनों में जब से बीजेपी की सरकार आई है 27 एट्रोसिटी के मामले रोजाना राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। ये हालत आज बनी। शगुफा छोड़ के मेरे को तो ऐसा लगता है कि मोदी जी को इस प्रकार का प्रावधान करना चाहते हैं कि ये हटे ही नहीं, बिना इलेक्शन ही चलते रहे। तो अभी भजनलाल सरकार ने कुछ सुधार किया या उनको बट्टे खाते उनको बंद कर दिया है। हमारे यहाँ तो वो योजनाएं बंद कर दी है, नाम बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने संविधान बदलने के नाम पर डराया। SC ST जो आरक्षण है ये क्रीमी लेयर के आधार पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिला है हमें, ये सामाजिक आधार पर मिला है। SC के अंदर ही 2 फाड़ हो जाए, ये सारी प्लानिंग बीजेपी कर रही है। तो कंगना रनौत को तो ऐसा लगता है कि सुर्खियों में रहना है तो कुछ ना कुछ करती रहती है, जिनका ऐसा लगता नहीं कि वो आज सांसद हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान। आपका जूली साहब स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो शुरुआत करते हैं। आप हरियाणा में आ रहे हैं, कई दिनों से आपके दौरों के बारे में हम सुन रहे हैं और आगे भी चुनाव तक आपको आना है। हरियाणा में कैसी संभावना देख रहे हैं आप? अपनी पार्टी की, कांग्रेस की कैसी संभावना देख रहे हैं? देखिए, एक तरफा माहौल है और सभी जगह जहाँ गए हैं, जिनसे बात की है, एक बच्चा ये बात जानता है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है और बड़े बहुमत के साथ बन रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी प्रकार की कोई शंका या संशय हो। क्योंकि 10 वर्ष का जो कार्यकाल बीजेपी का रहा उससे लोग उब चुके हैं। अब उनको कांग्रेस की याद आ रही है और बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस यहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी। जूली साहब, कांग्रेस का हरियाणा चुनाव के संदर्भ में जो संकल्प पत्र आया है उस पर हमको लगता है गहलोत सरकार की, राजस्थान सरकार की, जब तत्कालीन सरकार की छाया नजर आती स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रूप से। आपने तो वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को नजदीक से देखा है। क्या बदलाव स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो जाएगा अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो हरियाणा में? जो देखिए, हमने जो 25 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा दिया था और वही हरियाणा सरकार भी दे रही है, उसी का वादा कर हाँ, वही ऐतिहासिक फैसला था। पूरे देश के अंदर राजस्थान एक ऐसा राज्य बना जहां 25 लाख तक का इलाज सब लोगों को, लगभग जो गरीब लोग हैं या अन्य जितने भी हैं कर्मचारी हैं, सबका इसके अंदर था ही। लेकिन अगर कोई इनकम टैक्स पे भी इसके अंदर बनना चाहता था तो मात्र 850 रुपए में पूरे परिवार का बीमा करा सकता, सामान्य सा प्रीमियम था। तो लगभग 80% तो ऑटोमेटिक बने हुए थे, बाकी खुद भी। और एक चीज और थी, बाई चांस किसी ने प्रीमियम नहीं जमा कराया, बीमा नहीं लिया, तो कलेक्टर के एप्लीकेशन लगा के तुरंत भी आज ऑपरेशन होना है और आज ही वो अप्लाई कर देगा तो ऐसी स्कीम कहीं भी नहीं होगी। मतलब काफी फायदा, बहुत फायदा हुआ। और 25 लाख के इलाज के साथ ट्रांसप्लांट जितने भी थे वो अलग से था। तो अभी भजनलाल सरकार ने कुछ सुधार किया या उनको बट्टे खाते? उनको बंद कर दिया है। हमारे यहाँ तो वो योजनाएं बंद कर दी है, नाम बदल रहे हैं, पिछले 9 महीने से भुगतान नहीं कर रहे हैं। मेडिकल के अंदर 3 बड़े काम हमने किए थे। राइट टू हेल्थ हम लेके आए थे, उसको इन लोगों ने लागू नहीं किया। अभी चिरंजीवी योजना इन लोगों ने बंद कर दी है। RGHS जो कर्मचारियों के लिए हम लेके आए हैं, CGHS से भी अच्छी योजना है, उसका भी भुगतान नहीं कर रहे हैं। अलग अलग उसके अंदर राइडर लगा के उसको भी कमजोर करने का काम ये सरकार कर रही है। मैंने देखा है यहाँ का जो घोषणा पत्र है ऐतिहासिक है। महिलाओं के खाते में 2000 रुपए की बात कही गई है और बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपए इसके अंदर हमने देने का कहा है। 2 लाख युवाओं को रोजगार का हमने कहा है। गरीबों को प्लाट देने का कहा है। 3.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए भी हमने कहा है। 300 यूनिट बिजली की भी हमने फ्री कही है। जातिगत जनगणना की भी बात हमने कही है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं जो आम जन के हैं वो हमारे घोषणा पत्र के अंदर है, उसको हम लागू करेंगे। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जूली साहब, एक बड़ा मुद्दा आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के समय भी, और आपने तो खुद ही उठाया है, संविधान बदल देंगे, भाजपा पर यह आरोप रहा। और अब पूरी राजनीति SC पर सिमट कर आ गई, एक तरह से SC OBC माइनॉरिटी पर सिमट कर के आ गई है। सब उनके लिए वादे कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने संविधान बदलने के नाम पर डराया, और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो सरकार है, नायब सैनी सरकार ने, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी उनको लेकर के अनुसूचित जाति के अंदर भी वर्ग विभाजन क्रीमी लेयर के आधार पर करने की एक पहल की है। आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं, और आपका क्या मानना है, क्या अनुसूचित जाति को कांग्रेस ही लाभ दे पाएगी, या भाजपा जो वादे कर रही हैं उन वादों के कारण आपको लगेगा कि आपका अनुसरण किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति की जो एक बात हम करते हैं, कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि समाज का वो गरीब तबका जो काफी वर्षों तक भी पीड़ित रहा और आज भी दूसरे समाजों के मुकाबले बहुत पीछे उपेक्षित रहा, उनको समान धारा में लाने की बात कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस ने इसके लिए प्रयास किए, और आरक्षण जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की जो देन है वो भी यही था कि ये समाज जब तक दूसरे समाज के समान नहीं आ जाए, जब तक आरक्षण दिया जाना चाहिए। बीजेपी का सिर्फ आरक्षण ही नहीं, संविधान के अन्य भी जितने भी धाराएं हैं उनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमजोर करने की साजिश हो रही है। आप अगर चुनावों को भी देख लें तो चुनी हुई सरकारों को गिराना, आप देख रहे होंगे राज्यपाल का इंटरफेयर होना। दिल्ली में आप देखेंगे कि किस प्रकार से केजरीवाल सरकार को 5 साल तक उनके विधायकों पे मुकदमे दर्ज करना, ये करना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनका दुरुपयोग करना, ये सारे संविधान के दायरे में आते हैं। बात करें दलित वर्ग की, तो मैं जहां तक समझता हूं हरियाणा के अंदर लगभग 22% दलित वर्ग रहता है। जी। एक बहुत बड़ी संख्या है। उस दलित वर्ग के उत्थान के लिए बीजेपी ये बताए कि हमने 10 साल में ये स्कीम चलाई है। आज ये क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो SC ST जो आरक्षण है ये क्रीमी लेयर के आधार पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिला है हमें, ये सामाजिक आधार पर मिला है, सामाजिक उपेक्षा के कारण। इसका आर्थिक आधार नहीं, इसका आर्थिक आधार तो ले ही नहीं सकते। दूसरी बात, आज भी देश के अंदर जो SC के जो पद हैं वो आज भी खाली पड़े हैं। हाँ, उच्च पदों पर तो राहुल गांधी खुद ही कह चुके हैं कि OBC SC जो है वो 6% भी पद जो है वहां भरे हुए नहीं है, उनमें से उनकी आबादी के अनुसार जो है वहां पर जो भागीदारी नहीं है, जो कतई नहीं है। उच्च पदों की तो है ही नहीं, नीचे के भी जो पद हैं बैकलॉग पड़ा है, रोस्टर का संधारण नहीं किया जा रहा है, और ये स्थिति आज के समय में चल रही है। और इसको और बढ़ाते हुए SC के अंदर ही 2 फाड़ हो जाए, ये सारी प्लानिंग बीजेपी कर रही है, और इसका खामियाजा बीजेपी को तो चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं देश का वो तबका जो इतना उत्पीड़न का शिकार रहा है, उपेक्षित रहा है, तो कांग्रेस पे भरोसा कर रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने पहले भी मदद की है, आज भी मदद करेगी, आगे भी मदद करेगी। मैं राजस्थान की बात करूं, हरियाणा का तो डेटा नहीं है मेरे पास। पिछले 9 महीनों में जब से बीजेपी की सरकार आई है 27 एट्रोसिटी के मामले रोजाना राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। ये हालत आज बनी। तो जूली साहब, अभी आप अनुसूचित जाति का जिक्र कर रहे थे, हमने राजस्थान के चुनाव में हम गए थे, आप लोगों के पास भी गए थे, तो देखा था वहां पर गहलोत पायलट विवाद था, जो है दूसरे भी विवाद जो सामने आए, पार्टी की फूट कई स्तर पर सामने आई, जिसका नुकसान भी किसी न किसी स्तर पर राजस्थान में पार्टी को हुआ। हरियाणा में जब हम देखते हैं कुमारी शैलजा का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, इनका बहुत भारी विवाद रहा। अब उनको तैयार हुई है 26 तारीख से जो चुनाव मैदान में आ रही हैं, तो आपको जब इस तरह की घटनाएं होती है उनको लेकर के नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं ना कहीं खुद अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। पार्टी के अंदर हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, पद पे रहना चाहता है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, निर्णय आला कमान करता है। विवाद जितना है नहीं, उससे ज्यादा बीजेपी कहीं इसको दर्शाती है, और इसको दर्शा के फूट का वोट में कन्वर्ट, मनोहर लाल ऑफर दे देते हैं हमारी पार्टी में आ जाइए, कि ये इन लोगों की मंशा है। बाकी तो कोई भी हो, हर समय एक संभावना रहती है कि राजनीति में वो व्यक्ति आगे बढ़े। ऐसी बात राजस्थान में भी थी, जिसका बीजेपी के द्वारा बहुत ज़्यादा उसका मीडिया मैनेजमेंट करके बहुत नुकसान हमें पहुंचाया गया। लेकिन हरियाणा में ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आ रही है। सब लोग मिलके बैठ के काम कर रहे हैं, और निर्णय आला कमान का है, जो भी आगे करेंगे।
एक बड़ा इशू पानी का आया, यहाँ आम आदमी पार्टी के भगवंत मान भी आए, अभी केजरीवाल हरियाणा के दौरे पर फिर आने वाले हैं। जो हरियाणा के हिस्से का पानी है, हरियाणा के हक का पानी है, 3 आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी जो समझौते में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली का हुआ था उसमें आना था। 1.8 मिलियन एकड़ फीट पानी यहाँ पर आ रहा है। वो पानी जो 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी आना है, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, वो पानी का हक अब भी नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पूरा स्टैंड क्लियर कर चुकी है, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी से समझौते की पहल होती है हरियाणा में, हालांकि वो सिरे नहीं चढ़ा। आपको क्या लगता है, पंजाब सरकार को, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार को पहल नहीं करनी चाहिए? दक्षिण हरियाणा प्यासा है, यहाँ की धरती प्यासी है। देखिए, मैं समझता हूँ इसमें भारत सरकार को पहल करनी चाहिए। राज्यों के अपने अपने हित हो सकते हैं, हर राज्य ये चाहता है मेरा पानी मुझे मिले, क्योंकि मैं तो खुद भुगत भोगी हूँ। अभी तो हरियाणा ही अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो राजस्थान तक पानी कहाँ पहुंचेगा? पहले हरियाणा है। समझौता तो किया है भजनलाल सरकार ने, वो समझौता कहीं भी नहीं, उसमें हरियाणा ने ये कहा है कि पहले हम अपने हिस्से का लेंगे। आपको उसका ड्राफ्ट दिखाया नहीं दिखाया, अभी तो कोई नहीं दिखाया। उसमें जो एक्सेस होगा वो हमें मिलेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है और एक्स्ट्रा पानी है, तो वैसे भी हरियाणा को छोड़ना ही है, तो वही राजस्थान को मिलना है, तब जा करके मिलेगा। कहने का मतलब ये है, ये चाहे पंजाब की बात हो, दिल्ली की हो, हरियाणा की हो और राजस्थान की हो, और अब तो गांव-गांव में स्थिति पैदा हो गई, एक गांव से ट्यूबवेल लगा के दूसरे गांव में नहीं निकालने दे रहे हैं। जी जी, काफी जगह स्थिति हो रही है। मेरे यहाँ जैसे अलवर की हम बात करें, अलवर शहर के लिए जो बोरिंग होती हैं वो आसपास इलाके के अंदर होती है। सैकड़ों हजारों ग्रामीण इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ नहीं करने देंगे, हमारे पानी नहीं है। तो ये स्थिति है, इसके बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि बड़े स्तर पे बैठक करके और जिसके जो हिस्से का पानी बनता है वो उनको दिलवाना चाहिए, और ऐसी नीति बनानी चाहिए कि देश के अंदर जो कम बारिश से या कम पानी से जो फसलें तैयार होती हैं उनका उपयोग हो, और सबसे बड़ी बात है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बने, पानी का रिस्टोर हो, रिचार्ज करें, पानी को हम इकट्ठा करें। इस ओर हम ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ पूरे देश में इस समस्या का समाधान हो सकता है, वरना समाधान होने वाला नजर नहीं आता। एक आपने आज सुना हो, कंगना रनौत का पहले बयान आया, फिर उसने वापस लिया, सुना है आपने 3 कृषि कानूनों के विषय में? चलिए वो छोड़ते हैं, वो वापस ले लिया उसने, भारतीय जनता पार्टी ने उस बयान से किनारा कर दिया। कंगना रनौत ने कहा था कि भाई वो कृषि कानूनों की मांग करनी चाहिए, नए कृषि कानून लागू करें। उसके बाद में भाजपा आई थी बीच में और उसके बयान से किनारा कर दी थी, वो भी अपना। तो कंगना रनौत को तो ऐसा लगता है कि सुर्खियों में रहना है तो कुछ ना कुछ करती रहती है। जिनका कोई ऐसा लगता नहीं कि वो आज सांसद हैं, तो उनको बहुत ही जिम्मेदारी से एक शब्द जो है बोलने चाहिए। चलिए आप समापन की ओर बढ़ते हैं, आपका व्यस्त समय है। हरियाणा की राजनीति में आप अभी चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं, कितनी जगह दौरा कर चुके हैं और कितने और आपके कार्यक्रम हैं? अभी कहाँ कहाँ जा रहे हैं? विशेष रूप से आप दक्षिण हरियाणा में या उधर भी जा रहे हैं आप? मैं अभी दक्षिण हरियाणा में, जैसे आपके नारनौल है, रेवाड़ी है, नांगल चौधरी है, अटेली है, महेंद्रगढ़ है, उसके बाद बादशाहपुर जाने का भी है, पटौदी के अंदर का भी है, और बावल के अंदर का भी है, दादरी से भी डिमांड है। कल कोसली के अंदर था, मैं कल पूरे दिन जगदीश जी के साथ था। तो जहाँ जहाँ से भी डिमांड है, क्योंकि मैं अब मेरा रेजिडेंस जो आपके चुनाव में वैसे भी यहाँ के नेता भी सारे पहुँचते हैं। हाँ, सब पहुँचते भी हैं। बाकी एआईसीसी की भी डायरेक्शन है और पार्टी के नाते भी मैं स्वयं भी, और सब जगह रेवाड़ी नारनौल रोड के ऊपर मकान होने की वजह से सभी लोग आपको आधे तो हरियाणा का समझते हैं जो रास्ते में पड़ता है जाते हुए। वो मैं वहाँ चुनाव लड़ता हूँ, वहाँ कहते हैं कि हरियाणा का यहाँ से आके चुनाव लड़ रहा है, तो वो कोई बात नहीं है। ये तो वो कहते हैं ना कि एक ही गुदड़ी के धागे हैं, इधर से उधर चलते हैं। बस एक अंतिम सवाल, अब आपका राजस्थान से जुड़ा सवाल है। राजस्थान में कांग्रेस की इकाई में कितनी यूनिटी बन पाई है सबक लेने के बाद, विधानसभा चुनाव में सबक लेने? सब एकजुट हैं, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। आज के समय में इलेक्शन हो जाए तो 150 से अधिक सीटें राजस्थान के अंदर आएंगी, और आने वाले समय में वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐतिहासिक सीटें हम जीत के आएंगे। जो हमने काम किए थे पिछली सरकार के, आज जनता उनको याद कर। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, ये सिर्फ देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, बीच में सरकारें कई बार गिर भी जाती हैं, पूरा समर्थन नहीं मिलता है, संविधान के अंदर आपको संशोधन करना पड़ेगा,
5 साल का जो कार्यकाल है उनको पूरा कराना पड़ेगा। आप वन नेशन वन इलेक्शन के शगुफा छोड़ के, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मोदी जी को इस प्रकार का प्रावधान करना चाहते हैं कि ये हटे ही नहीं, बिना इलेक्शन ही चलते रहें। क्योंकि ये चीजें कहने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल किस प्रकार से होगा, वो सारी चीजें हैं। ये तो देश की जनता पे छोड़ दिया जाना चाहिए। अब आजकल मैं समझता हूँ 30 से 45 दिन की आचार संहिता लगती है। अगर 5 साल में 30 से 45 दिन कोई आचार संहिता लगती है तो मैं समझता हूँ बड़ी बात नहीं है। अब इनके पास संसाधन ही नहीं है, इतने कर्मचारी नहीं है, इतनी ईवीएम नहीं है, शगुफा छोड़ दिया। 4 राज्यों के तो करा नहीं पा रहे, 4 राज्यों के नहीं करा पा रहे हैं, उपचुनाव साथ नहीं करा पा रहे हैं, पूरे देश के कहां से कराएंगे? ये बता दें, ये इस चीज को क्लियर कर दें कि हमारे पास इतनी ईवीएम मशीन है, इनके पास इतने फोर्स है, इनके पास इतने कर्मचारी हैं जो इलेक्शन कराएंगे एक साथ, वो है ही नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल है, उपचुनाव होने हैं राजस्थान में, उपचुनावों को लेकर के कांग्रेस कितनी तैयार है, क्या संभावनाएं हैं? 100% तैयारी पूरी है हमारी। कोई समझौता होने वाला है? समझौते का जो निर्णय है आला कमान करेगा। इंडिया गठबंधन का जो भी निर्णय है, एआईसीसी की कमेटी बनी हुई है, उनको तय करना है। बाकी जो हमारे उपचुनाव है सब में कांग्रेस जीतेगी। धन्यवाद जूली साहब। आप सुन रहे थे टीकाराम जूली के विचार। हर विषय पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही है। आप जूली साहब पधारे हमारे स्टूडियो में, फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार।